मुंबई की सरजमी से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अब तक ऐसे कई डॉन हुए हैं जिनके खूनी किस्से सुनकर कांप जाते हैं लोग। भारत की आजादी के बाद मुंबई में अपराधियों ने आतंक मचा दिया था। 70 के दशक में करीम लाला, वृद्धराजन मुदलियार और हाजी मस्तान नाम के 3 अपराधियों का मुंबई अंडरवर्ल्ड पर सिक्का चलता था। 1960-1970 के बीच इन तीनों डॉनों का मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत चलता था। लेकिन आज यहां हम आपको ऐसी ही एक कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक ईमानदार हेड कांस्टेबल का लड़का दुनिया का एक नामी डॉन बना और उसकी बहन ने एक पूरे राज्य की कमान संभाली। आज हम आपको उस हसीना पारकर के बारे में बताएंगे। पूरा अंडरवर्ल्ड जानता था कि हसीना पारकर डॉन दाऊद की बहन है। छोटा राजन भी उसे अपनी बहन मानता था। फिर किसने की हसीना के परिवार से वसूली मांगने की जरूरत। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रिश्ते मुंबई बम ब्लास्ट के बाद से बदल गए थे। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। लेकिन नहीं बदला था तो दाऊद की बहन हसीना पारकर और राजन का रिश्ता। बहन और भाई के इस रिश्ते को दोनों ने बाद में भी निभाया। आखिर कितना गहरा था ये रिश्ता। अपुन छोटा राजन गिरोह से बोल रहा है। बोले तो 3 पेटी 2 दिन में जमा कराने का, नहीं तो तेरा ऊपर का टिकट कंफर्म हो। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। बिंदास जानता है अपन लोग कि तू कौन है। तू दाऊद की बहन हसीना का दामाद है, इसीलिए तो तुझसे 3 पेटी मांगा। गली का भिखारी होता तो 3000 कटोरे में डाल देता रहे। अब ज्यादा शान पट्टी बतियाने का नहीं। पैसा लेकर मीरा रोड पर परसों दोपहर 2 बजे मिला। दाऊद की बहन हसीना पारकर के दामाद को किसी ने फोन पर धमकाया, वसूली की मोटी रकम मांगी। ये बात भला कहाँ छिपी रह सकती थी। मुंबई क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत आते ही पुलिस हरकत में आ गई। राजन गिरोह के एक पुराने शूटर डीके राव को पकड़ा। उससे कड़ी पूछताछ की गई तो राव ने कहा, साहब राजन और कुछ भी करे, हसीना के दामाद से पैसे उगाही के लिए फोन नहीं करेगा। राजन हसीना को बहन मानता है। इस कॉल के पीछे राजन या उसके आदमी नहीं है। पुलिस को राव की बात पर एतबार नहीं हुआ। उसने फरीद तनाशा को पकड़ा। फरीद भी राजन गिरोह का आदमी था और कहा जाता है कि दाऊद को मारने के लिए 9 बार पाकिस्तान भी किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसका कहना था, देखो साहब, जैसे आप लोग दाऊद को ढूंढ रहे हो, हम भी ढूंढ रहे हैं, बस पकड़ में नहीं आ रहा। हमें उसकी फैमिली से क्या लेना देना। हम लोगों के भी कुछ उसूल हैं। औरतों, उसके परिवार को हाथ नहीं लगाते। क्राइम ब्रांच को लगा कि फरीद सफेद झूठ बोल रहा है, इसलिए फरीद की हसीना के दामाद से बात कराई गई। लेकिन दामाद ने कहा कि ये वह आवाज नहीं है जिससे उसको धमकियां मिली। इसके बाद पुलिस बताती है कि हसीना ने खुद छोटा राजन को फोन मिला दिया। क्या रे, तू भूल गया तुझे राखी बांधा करती थी। अब तू पैसे के लिए मेरी ही बेटी का सुहाग उजाड़ेगा। देख बहन, तुझे जरूरी कोई गलतफहमी हुई है। मेरा कोई आदमी ऐसी धमकी तुझे या तेरे परिवार के किसी इंसान को नहीं दे सकता। सबको पता है कि मैं तुझे कितना मानता हूँ। वो पता चल रहा है कि तू कितना मानता है मुझे। तेरे आदमी फोन करके वसूली मांगते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और तू मुझसे बहन बहन खेल रहा है। सुनो हसीना, राजन को राखी के धागे की कदर पता है। अभी बोला ना तुमको कि मेरा आदमी नहीं, इस धमकी के पीछे तो नहीं है। मैंने राखी बंधवाई है, धोखा नहीं दे सकता। पुलिस भी हैरत में थी। 2 जानी दुश्मनों के बीच राखी के धागों से अब भी कहीं कहीं रिश्ते बचे हुए थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत दिमाग दौड़ाया। दाऊद और उसके परिवार से पंगा लेने का मादा केवल छोटा राजन गिरोह में था। इसलिए जांच की सुई एक बार फिर से फरीद तनाशा पर आकर अटक गई। क्राइम ब्रांच ने सख्ती बढ़ाई तो फरीद टूट गया। उसने कबूला, मैंने ही आवाज बदलकर धमकाया था साहब। करना पड़ता है ये सब, धंधा है। लेकिन साहब, मैंने इस बारे में राजन भाई को इत्तला नहीं किया था। वह नहीं जानते कि यह फोन मैंने किया, न ही उन्होंने मुझसे ऐसा करने को कहा था। पर साहब, आप बताओ, हसीना और उसके परिवार ने दाऊद के नाम पर वसूली का जो धंधा चला रखा है, उसका क्या? फरीद का बाद में मर्डर हो गया, लेकिन मौत से पहले वह राजन गिरोह से अलग हो गया था। छोटा राजन और हसीना पारकर का भाई बहन का ये रिश्ता अकेला उदाहरण नहीं है। हसीना का मुंबई के डॉन अरुण गवली से आखिरी वक्त तक स्नेह भरा रिश्ता था। यह तब था जब हसीना के पति इब्राहिम कासकर का
कत्ल गवली गिरोह ने करवाया था। इब्राहिम की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि दाऊद ने गवली के भाई पापा गवली का मर्डर करवा दिया था। लेकिन अब तक हफ्ता वसूली की दुनिया में कदम जमा चुकी हसीना पारकर ने गवली से राब्ता बनाए रखा। उन्हीं दिनों क्राइम ब्रांच में हसीना पारकर के खिलाफ एक बिल्डर की कंप्लेंट आई। तब रमेश महाले मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल के चीफ हुआ करते थे। इन्हीं महाले को बाद में 26/11 मुंबई हमले की जांच का मुख्य जांच अधिकारी बनाया गया था। महाले बताते हैं, मैं क्राइम ब्रांच में जब काम कर रहा था तभी एक बिल्डर की एक कंप्लेंट आ गई। मेरे साथी वाले बिल्डर ने मेरे करोड़ों रुपयों को फंसाया है। बिल्डर को ज्यादा पैसे की लालच आ गई और उसने मुझे छोड़ दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। तब तक वो बिल्डर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका था जो कि ये बिल्डर को दे चुका था। ये मीटिंग हसीना आपा के घर में हुई और तभी हमारे कंप्लेन करने वाले बिल्डर को हसीना आपा के साथ काम करने वाले लड़कों ने कहा, ये करोड़ों रुपए तुम भूल जाओ। महाले के अनुसार चूंकि इस केस में हसीना का नाम आया था इसलिए हमने उसे अरेस्ट करना चाहा, लेकिन उसने मुंबई हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली। लेकिन कोर्ट ने हसीना को यह भी कहा कि उसे क्राइम ब्रांच में लगातार 15 दिन हाजिरी देनी होगी। महाले और उसकी टीम ने लगातार 15 दिन तक हसीना से पूछताछ की, जिस दौरान उससे बताया कि वह इस धंधे में कैसे उतरी है। एक बार दाऊद के कुछ पंटर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि हम एक पार्टी को लाने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस उन लोगों को इतना ही बोलना है कि जो ये लोग बोलें वही करो। मैंने वही किया। कुछ देर बाद पार्टी की तरफ से 25 लाख रुपए पहुंचा दिए गए। मैंने सोचा कि कुछ किया नहीं, फिर भी 25 लाख रुपए मिल गए। इसी के बाद मुझे हफ्ता लेने का चस्का लग गया। हसीना का खौफ इतना था कि जब वह मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस आई तो उसी दौरान उसका वहां किसी बिल्डर से आमना सामना हो गया। क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारियों का दावा है कि हसीना को अपने सामने आता देख उस बिल्डर की पैंट गीली हो गई थी। हसीना वसूली की दुनिया में आपा नाम से मशहूर होने लगी। वह जुबान से कम बोलती थी, उसकी आंखें बात करती थी, बेहद खतरनाक आंखें। फोन पर बात करना उसे पसंद नहीं था। घर में दरबार लगाती थी, लेकिन उसका यह दरबार ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। बिल्डरों का खून जमा देने वाली हसीना का दिल 2014 में बैठ गया और यही खत्म हो गई वसूली क्वीन की दास्तां। आपा का जनाजा तैयार था, दिल के दौरे से मौत हो गई थी। अब वो अपने मरीदों के दिल में किस्से बनकर धड़क रही थी। जनाजे में मौजूद हर शख्स की जुबान पर अपने अपने हिस्से की आपा थी। आपा यानी हसीना पारकर, वो हसीना जिसके खौफ का सिक्का मुंबई के दिल पर आपा बनकर चला, जिसने मुंबई में गैंग चलाया, जो नागपाड़ा में रहकर गॉड मदर बन गई। आज उसके जनाजे में करीब 4 से 5 हजार लोग शामिल थे, मगर उसको चाहने वाला भाई दाऊद इब्राहिम जनाजे में शामिल नहीं था। हसीना के जनाजे में सीनियर जर्नलिस्ट इकबाल ममदानी पहुंचे थे। इकबाल ममदानी बताते हैं कि हसीना पारकर जिस दिन एक्सपायर हुई थी उस दिन काफी लोग पहुंचे थे, जमघट था, लगातार लोग रो रहे थे। हसीना पारकर जो हमारे परिवार का खर्च है वो चलाया करती थी। लगातार रोने वालों की जो तादाद थी वो काफी बड़ी थी। तब लोगों को पता लगा कि हसीना पारकर डॉन के साथ में कम्युनिटी को लेकर चैरिटी का काम भी करती थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। कई ऐसे लोग जब उनके पास शिकायत या मजबूरी लेकर आते तब उसकी कोशिश यही रहती कि अगर परिवार के पास पैसा नहीं है फीस भरने के लिए या अनाज के लिए तो उसे पूरा कर देना, या किसी गरीब आदमी को कोई परेशान कर रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़ना या फिर पुलिस स्टेशन में बात करके इंसाफ दिलवाना। इस तरह की चीजें भी सामने आई कि आपा बेहद ही एक नरम दिल वाली एक औरत थी। ये उस आपा के लिए लोगों के सीने में दर्द था जिसको पकड़ना पुलिस के लिए आसान काम नहीं रहा। हसीना के इलाके में होने वाले हर अवैध धंधे में इसका इन्वॉल्वमेंट होता था, मगर आपा गॉड मदर बन गई थी। एक हादसे ने हसीना को काले धंधे में उतार दिया।
वो हादसा था उसके शोहर इस्माइल पारकर की हत्या। ये हत्या बदला थी, बदला दाऊद इब्राहिम से। मगर इस हत्या की पटकथा से पहले कई और मर्डर हो चुके थे। रेडियो चल रहा था। ये आकाशवाणी का मुंबई केंद्र है। आज की मुख्य समाचार। ए बंद कर बे से, बहुत हुआ साला, अब डैडी की अक्का मुंबई पर राज करेगा। दाऊद का इलाज करना ही पड़ेगा अपन को। उसने अपन के आदमी को मारा है, अब हम निशाना लगाएगा। ये था अरुण गवली, बीआरए गैंग का आखिरी सदस्य। बीआरए यानी भाऊ रेशमी, रमा नायक और अरुण गवली, जिसमें अब गवली ही बचा था। बाकी दोनों को दाऊद ने टपका दिया था। इसका जिक्र एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी 2 दुबई में किया है। गवली ने दाऊद को कमजोर बनाने के लिए उसके उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो दाऊद को पैसा कमाकर दे रहे थे। इसमें एक नाम था सतीश राजे, जो दाऊद का निशानेबाज था। पूरी सुरक्षा में रहता था, मगर मौत कब टाली जा सकती है। दाऊद के इलाके नागपाड़ा चौराहे पर सतीश राजे को गोलियों से भून दिया गया। अरुण गवली। शाबाश चीतो, तुमने डैडी का कद 2 फुट ऊंचा कर दिया। जिगरा किसे कहते हैं दाऊद को अब पता चलेगा। उसके घर में जाकर ठोका है उसके आदमी को। इस राजे की मौत से दाऊद पगला गया। दोनों के बीच जंग छिड़ चुकी थी, जिसका ना तो मैदान का पता था और ना ही अगला निशाना कौन होगा। अब दाऊद ने बदला लेने की जिम्मेदारी छोटा राजन को सौंप दी। राजन ने गवली के बड़े बड़े गुर्गे तलाशने शुरू किए और अशोक जोशी को निशाना बनाया, जिसे गवली अपना भाई मानता था। और फिर एक के बाद एक हमले होने लगे। खूनी खेल शुरू हो चुका था। आपस में ही माफिया ढेर होने लगे थे। व्यापारी, डीलर, होटल कारोबारी, सबका नंबर लगा। जिसने हफ्ता ना दिया उसे गोली मिली। शतरंज की बिसातें बिछ चुकी थी। आदमी मारे जा रहे थे। इस बार दाऊद के आदमियों ने अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली को टपका दिया। इस हत्या में गवली जख्मी नाग बन गया। वो ऐसे शिकार की तलाश में लग गया जिससे वो दाऊद को उतना ही दर्द दे सके जितना उसे मिला था। और फिर उसकी तलाश ठहरी हसीना पारकर के शोहर इस्माइल पारकर पर। इस्माइल पारकर जूनियर फिल्म आर्टिस्ट था। बाद में होटल का धंधा किया। हसीना अपने शोहर के साथ 10 बाय 10 के कमरे में चाल में रहने लगी। वहीं इस्माइल पारकर का कादरी नाम से होटल था। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। 2 बेटे और 2 बेटियों के माँ बाप बन चुके थे। 26 जुलाई 1992 को इस्माइल पारकर दोपहर में अपने होटल के काउंटर पर बैठा था। इस्माइल पारकर आज थोड़ा बेचैन सा लग रहा था। दोपहर को सूरज ढल रहा था। तीसरा पहर आ चुका था। कभी इस्माइल होटल के काउंटर पर आकर बैठ जाता, कभी हिसाब किताब देखने लग जाता। मगर मौत की बेचैनी को समझ कौन पाया है। इस्माइल काउंटर से उठा, गेट से बाहर आया। बाहर शोरगुल था। रेहड़ी वाले अपनी अपनी वस्तुओं को बेच रहे थे। लोगों की चहल पहल के बावजूद इस्माइल के कानों में मानो एकदम सन्नाटा था और आंखों में अंधेरा। तभी तो उसके सामने आकर रुकी गाड़ियां उसे नहीं दिखी, ना ही उनसे उतरकर आते हुए 3-4 लोग दिखे। लंबा कुर्ता पहने हुए, कुर्तों से तमच्चे निकाले और इस्माइल पारकर पर फुर्ती से टूट पड़े। दिल दिमाग में गोलियां उड़ेल दी। इस्माइल पारकर मदद के लिए अपने ड्राइवर की तरफ दौड़ा। ठेलों से टकराया, लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ड्राइवर मदद के लिए दौड़ा। शूटरों ने उसे भी भून दिया और फरार हो गए। हत्या की खबर हसीना पारकर के पास पहुंची। हसीना जैसे बैठी थी दौड़ पड़ी। इस्माइल पारकर के सिर को गोद में रख लिया। सांस चल रही थी। इस्माइल को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अभी हसीना खुद को और अपने शोहर इस्माइल को समझा ही रही थी कि इस्माइल की सांसें थम गई। अभी गाड़ी अस्पताल भी नहीं पहुंची थी कि इस्माइल हसीना का साथ छोड़ गया। इस्माइल की मौत हो गई। शादी को अभी 6-7 साल ही हुए थे कि हसीना विधवा हो गई। दाऊद इस गोली कांड से बेखबर था क्योंकि वो दुबई में था। फोन पर खबर मिली तो वो दहल कर रह गया। हसीना के शोहर इस्माइल इब्राहिम पारकर के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिससे डॉन दाऊद इब्राहिम जख्मी सांप बन चुका था। इधर भाई बदले के लिए तड़प रहा था तो उधर हसीना शोहर की मौत के गम में। दाऊद के गुर्गे हसीना को आकर खबर देते, आपा
इस्माइल भाई के कातिल ढूंढ लिए गए हैं, जल्द टपका दिए जाएंगे। ये वो संपर्क थे जो हसीना को दाऊद के करीब और करीब ले आए, इतना करीब कि वो भाई के धंधे में आकर नागपाड़ा की आपा बन गई। कैसे थी हसीना की ये गुमनाम दुनिया जो उसके जनाजे में मौजूद लोग जुर्म की रानी को अपना मसीहा बता रहे थे, और कैसे हुआ हसीना का बदला। इस बारे में मोहम्मद असगर ने सीनियर जर्नलिस्ट इकबाल ममदानी से बात की। इकबाल ममदानी हसीना के जनाजे में शामिल हुए थे, जहां उन्हें लोगों की जुबानी कई कहानियां मिली। इकबाल ममदानी इस पूरी चीज़ों को लेकर दाऊद की इज्जत की बात आ गई थी। उसके बाद में दाऊद ने लगातार वॉच करना शुरू कर दिया। उसकी एक टीम को उतारा गया और उस वक्त जे कांड मशहूर हुआ। पूरे मामले के अंदर जहां पहली बार AK-47 चलाई गई थी, लगातार फायरिंग की गई थी, और इस फायरिंग में उस वक्त 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। सुनील घाटे जो शूटर था वह भी मारा गया था। ये वो जे कांड था जिसमें AK-47 तक मैदान में उतर आई। पहली बार पुलिस और अंडरवर्ल्ड आमने सामने से टकराए, गोलियां चली, पुलिस वाले भी मारे गए। जे यानी जमशेद जी भाई हॉस्पिटल, जहां अरुण गवली के शूटर सलेश हलदन करने और बीपन शेरे जख्मी होने के बाद भर्ती कराए गए थे। ये उन चारों में से 2 थे जिन्होंने हसीना के शोहर को उसके होटल के सामने गोलियों से भून दिया था। अब जे हॉस्पिटल में सलेश हलदनकर और बीपन शेरे को मारने की तैयारी हो चुकी थी। काम का जिम्मा सौंपा गया था सुनील सावंत को। इस बार जरा सी भी चूक हुई तो अपनी कनपट्टी पर खुद तमाचा रखकर खुद का भेजा उड़ा लेना। और हाँ, तुम्हारे साथ मैं तो रहूंगा ही, चूक जाओगे तो मुझे बता देना, मैं ही तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। इस बार सुनील सावंत ने खुद कमान संभाल ली थी। इसके पीछे वजह यह थी कि उसे दाऊद की नजरों में हीरो बनना था। साथ ही ये भी साबित करना था कि देखो, राजन बदला नहीं ले पाया और हमने सबके सामने अस्पताल में जीजा के कातिलों को ठोक डाला। इस बात का जिक्र एस हुसैन जेती ने अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में भी किया है। छोटा शकील, शरद शेट्टी और सुनील सावंत के साथ कई और लोग मिलकर राजन का पत्ता साफ करने में लगे थे, लेकिन दाऊद का लाडला राजन था। एक बार जब सारे माफिया दाऊद की महफिलों में जमा थे तो शराब का गिलास पकड़े हुए शरद शेट्टी दाऊद को भड़काने लगा। शरद शेट्टी, भाई क्या आप कभी ये सोच सकते हो राजन आपकी बादशाहत में सेंधमारी करेगा? नहीं ना, मैं भी नहीं सोच सकता था, मगर भाई अंडरवर्ल्ड के अंदर एक और वर्ल्ड बन चुका है जिस पर राजन का राज है। कहीं ऐसा ना हो राजन तख्ता पलट करते आप देखते रह जाएं और राजन के हाथ में गिरोह चला जाए। दाऊद, तुमने ज्यादा पी ली है शेट्टी। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके अपने आदमियों की फौज क्यों कम करना चाहते हो? तभी शकील भी उन दोनों के पास उठकर चला आया और आग में घी डालने लगा ताकि आज राजन का सफाया दाऊद के दिल से कर ही दिया जाए। शकील, भाई शेट्टी गलत नहीं कह रहा है। क्या आपको मालूम है उसके पास कितने आदमी हैं, कितने होटल है, कितने आदमी कंस्ट्रक्शन के कारोबार में लगे हैं? इतना पैसा है कहां से आ रहा है भाई? कुछ समझो। दाऊद, बिना वजह शक नहीं करते शकील, और फिर मैं क्यों इसका हिसाब रखूं? राजन गिरोह का मैनेजर है, वो जो चाहे वो करे। शकील, भाई समझने की कोशिश करिए, हर किसी के ख्वाब होते हैं और राजन का ख्वाब गॉडफादर बनने का है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं भाई? दाऊद, तुम्हारा क्या ख्वाब है शकील? शक तो मुझे अब तुम पर भी हो रहा है। क्या तुम्हारा ख्वाब राजन की जगह लेना तो नहीं? शकील, भाई ये जान आपकी है, अभी ये गन लो और मेरी खोपड़ी कभी भी उड़ा दो, मगर साला न जाने क्यों ये खोपड़ी राजन की करतूतों को देखकर बौखलाई हुई है। उसकी चालों में साजिश दिख रही है भाई। बात बिगड़ते देख सुनील सावंत ने तुरुप की चाल चली और हसीना का जिक्र छेड़ दिया। सुनील सावंत, भाई अगर राजन इतना ही वफादार है तो उसने अभी तक आपा हसीना के शोहर की मौत का बदला क्यों नहीं लिया? क्यों गवली गिरोह के आदमियों को अब तक नहीं टपकाया?
शरद शेट्टी, सुनील और सुनील सावंत ने राजन के खिलाफ मोर्चा खोला और हसीना के शोहर इस्माइल पारकर की मौत याद दिलाकर दाऊद की दुखती रग पर हाथ रख दिया। दाऊद विधवा बहन की तकलीफ को कम करने के लिए बदला लेना चाहता था। उसने शकील से कहा, राजन को फोन लगाओ। शकील ने फोन लगाकर दाऊद को थमा दिया। राजन उस वक्त अपने बिस्तर पर जिस्मानी सुकून में मुब्तला था। तभी फोन की घंटी बजी। राजन की गर्लफ्रेंड अपने कपड़ों को संभालते हुए उठी और कोर्डलेस उठाकर राजन को देखकर बाथरूम में चली गई। फोन पर दाऊद झुंझलाकर बात कर रहा था। दाऊद, इस्माइल की मौत का बदला लेने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा क्या? बिस्तर ही गर्म करते रहोगे तो अपनी आपा की मौत का बदला कब लोगे राजन? मना क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे बस का काम नहीं है। राजन, हाँ भाई, मेरे आदमी ढूंढने में लगे हैं। आप चिंता मत करो, ठोक डालेंगे सालों को। 2 जेजे अस्पताल में भर्ती है, पुलिस का पहरा ज्यादा है भाई, मौका लगते ही निपटा डालेंगे। दाऊद, राजन, दाऊद को इंतजार पसंद नहीं। दाऊद का हुक्म मौत बनकर घूमता है। क्या ये तुम भूल गए? अगर याद है तो गवली के आदमी अब तक क्यों जिंदा है? राजन को दाऊद के सख्त लहजे की जरा भी उम्मीद नहीं थी। राजन हैरान था, आखिर क्यों इस तरह भाई ने बोला। दूसरी तरफ राजन के खिलाफ लोग दाऊद के करीब कान लगाए खड़े थे कि आखिर राजन क्या बोला। दाऊद, राजन के आदमियों ने उन्हें ढूंढ निकाला है, अस्पताल में भर्ती है, टपका दिए जाएंगे। सुनील सावंत, भाई हम लोगों को मौका दीजिए, चाहे कितना सख्त पहरा है, हम उसको हॉस्पिटल में ही टपका डालेंगे और साबित कर देंगे कि हसीना आपा का बदला लेने में राजन की कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई आप देखिए ना, आपा का रो रो कर बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे देखा नहीं जाता भाई उनका दर्द। उनके कातिल कब तक जिंदा रहेंगे? दाऊद ने सुनील सावंत को इजाजत दे दी। मन ही मन में उसने सोचा, इस हत्याकांड में उसका दबदबा बम्बई में और बढ़ जाएगा। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि क्या राजन के अलावा भी कोई और उसका धंधा संभाल सकता है। सुनील सावंत दाऊद के पैर छूकर अपने मिशन पर चल पड़ा। सुनील सावंत, भाई बस तुम आप उनको आशीर्वाद दो। भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है। सुनील सावंत, शेट्टी और शकील इस मौके को भुला लेना चाहते थे। उसने अपने शूटर की फौज तैयार कर ली। इकबाल ममदानी बताते हैं कि इस हत्याकांड में कई लोग शामिल हुए थे। इकबाल ममदानी बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम को वो वक्त उर्स का था अगर हम बात करें, और अरुण गवली से दुश्मनी काफी बड़े मायने में बढ़ती गई थी, क्योंकि हसीना पारकर के शोहर यानी दाऊद के जीजा को मारा गया था, जिसको लेकर ये मामला बिगड़ता गया था। और जो शूट आउट है उसके अंदर मुझे आज भी याद है, साउतिया, ब्रजेश सिंह, भाई ठाकुर, पप्पू कल्लानी सहित कोई 22 से 23 लोग इसमें शामिल थे। बाद में कई लोगों को सजा भी हुई। इस्माइल पारकर की हत्या के ठीक 48 दिन बाद 22 सितंबर 1992 की वो रात करीब 2:30 बजे होंगे। उस वक्त वार्ड नंबर 18 में पहरे पर तैनात पुलिस वाले नींद में सो रहे थे, कुछ सोने की तैयारी में थे। तभी वो कमरा दहल गया जिसमें सलेश हल्दनकर को रखा गया था। धड़ाधड़ गोलियां चली। सलेश हल्दनकर का बिस्तर खून से लाल हो गया, जिस्म गोलियों से छलनी हो गया। पूरा अस्पताल दहल उठा। शूटर, भाई विपन शेरे यहाँ नहीं है, शायद भाग गया है। सुनील सावंत, बचना नहीं चाहिए साला, तुम उस कमरे में देखो, कहीं यही होगा साला, आज बचकर नहीं जाएगा। तकरीबन 500 राउंड गोलियां अस्पताल में चलाई गई। मुंबई दहल गई। अंडरवर्ल्ड में इस हत्याकांड से सुनील सावंत, शेट्टी और शकील की तारीफ हो रही थी। दाऊद भी खुश था, मगर राजन नाराज था, क्योंकि विपन शेरा बच गया था और उसके बिना ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दाऊद के गुर्गों ने हसीना को खबर पहुंचा दी कि इब्राहिम भाई की मौत का बदला ले लिया गया है। हसीना शोहर के घर को छोड़कर अपने बच्चों के साथ नागपाड़ा पहुंच गई। कुछ लोग कहते हैं जो घर पसंद आया, हसीना ने उस बाबा के घर को अपना ठिकाना बनाया, जिसका मुरीद खुद दाऊद था। वो बाबा थे निराले बाबा। इकबाल ममदानी बताते हैं हसीना भी उनको मानती थी। इकबाल ममदानी आगे कहते हैं,
मैं कहानी बताना चाहूँगा कि दाऊद के जो करीबी लोग थे वो एक बाबा भी थे, निराली बाबा, जो काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। उनका ऐसा माना जाता था कि कोई भी उनके पास आता था, चाहे गरीब जाता था, तो निराली बाबा अपने तकियों के नीचे से निकाल कर पैसे दिया करते थे, जिसको लेकर कई बार रेड भी हुई मगर कुछ नहीं मिला। ईडी से लेकर बड़ी बड़ी एजेंसियों ने रेड की लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में उनको चमत्कार माना गया, लेकिन उनकी मौत के बाद के कुछ महीनों बाद उनके परिवार के जो लोग थे उन्होंने ये घर बेचा। इसके अंदर हसीना पारकर का काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि वो निराले बाबा को काफ़ी मानती थी। तब उसने ये जो गार्डन हॉल का फ्लैट है उसको खरीदा था, जिसके बाद में उसने वहाँ रहना शुरू किया। हसीना का ये ठिकाना वो दरबार बन गया, जहाँ लोग फरियादी बनकर आने लगे। हसीना का झंडा बुलंद होने लगा। झोंपड़ पट्टियों के धंधे, फिल्मों के लिए एक्सप्लोशन मनी और विदेशों में रिलीज के राइट्स को लेकर मोल भाव करना, हवाला रैकेट, केबल ऑपरेटर का धंधा और फिरौती जैसे कामों के लिए हसीना पारकर मशहूर हो गई। और फिर आया साल 2004। बेटे दानिश की शादी हुई थी और शादी का रिसेप्शन मुंबई के अंजुम इस्लाम कॉलेज में रखा गया था। दाऊद की साल 1984 को मुंबई में फरारी के बाद उसके परिवार में हुई शादी का इतना बड़ा रिसेप्शन मुंबई में पहली बार रखा गया था। पुलिस के साथ मीडिया का भी रिसेप्शन पर फोकस था, लेकिन हसीना ने किसी भी मीडिया वाले को निमंत्रण नहीं भेजा था। मीडिया के सामने दिक्कत थी कि अंदर पहुंचा कैसे जाए। टीवी पत्रकार, सुनो, हम हसीना का मेहमान बनकर रिसेप्शन में घुसेंगे, तुम अपने कैमरे मत लेकर जाना, हिडन कैमरे लगाना, उसी से पूरा प्रोग्राम कवर करेंगे। टीवी पत्रकार ने अपने कैमरेमैन को पूरा प्लान अच्छे से समझा दिया। ये रिस्क इसलिए लिया जा रहा था कि ताकि पता लगाया जा सके कि अंडरवर्ल्ड के कितने शूटर और पंटर रिसेप्शन में आते हैं और बॉलीवुड से कौन सी हस्तियां आएंगी, क्योंकि दुबई में दाऊद की बुलाई पार्टियों में बॉलीवुड के कई नामचीन डॉन के दरबार में जा चुके थे। टीवी पत्रकार ने फोन पर अपने लोगों को बताया, सफ़ेद पठानी कुर्ता पजामा पहन कर आना और टोपी भी लगा लेना, ताकि हम कैमरामैन या पत्रकार नहीं, हसीना के मेहमान ही लगे। और हाँ, अंजुम इस्लाम कॉलेज के पास रात 8 बजे मिलते हैं। दोनों टाइम पर पहुंच के टीवी रिपोर्टर ने बड़ा सा काला चश्मा पहन लिया। उन दिनों आंख आने की बीमारी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि लोग चश्मे को किसी नज़रिए से देखेंगे और पहचान भी नहीं कर पाएंगे। रिपोर्टर और कैमरामैन अंदर जाने से पहले बार माहौल को देखने लगे। पूरा गेट फूलों से सजा हुआ था। गेट पर 25-26 साल के 3 युवक खड़े थे। वह इनविटेशन कार्ड देकर ही सबको अंदर जाने दे रहे थे। किसी के पास बैग था तो उसे भी चेक किया जा रहा था। तभी दोनों ने देखा कि गेट पर 2 लोगों को धक्का देकर बाहर किया जा रहा है। जब करीब से देखा तो पता चला कि ये मुंबई मीडिया के नामचीन फोटोग्राफर थे। टीवी रिपोर्टर, लगता है अपना काम यहीं खत्म हो गया। जब उन्हें धक्का मार कर निकाल दिया गया तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। दोनों दूर से गेट के अंदर घुस रहे लोगों को गौर से देखते रहे कि कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज वाला चेहरा दिख जाए। रात के 9:15 बज गए। अंदर जाने वाले मेहमानों की संख्या अब कम हो गई थी। जो पहले से अंदर थे उनमें से ज्यादातर बाहर निकल रहे थे। गेट पर खड़े तीनों युवक थोड़ा रिलैक्स हो गए कि अब ज्यादा लोग आने वाले नहीं हैं। ऐसे में एक युवक गेट छोड़कर अंदर चला गया, दूसरा फोन पर बिजी हो गया, तीसरा गेट पर फोकस किए हुए था। तभी पंजाबी सलवार सूट पहने हुए 2 खूबसूरत लड़कियां वहां आई। गेट पर खड़े युवक ने उनका इनविटेशन कार्ड चेक किया और उन्हें अंदर जाने दिया। इसके बाद तीनों युवक लड़कियों पर कोई अश्लील टिप्पणियां कर हंस रहे थे। टीवी रिपोर्टर, अब कोई गेट पर नहीं है, तीनों आपस में बातों में लगे रहे हैं। जल्दी चलो, मोबाइल पर बातचीत का ड्रामा करते हुए अंदर घुस जाते हैं। दोनों फोन पर बात करने का ढोंग करते हुए अंदर घुस गए। कैमरामैन के पास काला बैग था जिसमें हिडन कैमरा छिपा था। दोनों मेहमानों की तरह बिहेव कर रहे थे। तभी उन्हें एक परिचित क्राइम ब्रांच अधिकारी दिखा। वह लखनवी कुर्ते पजामे में था। दोनों एक दूसरे को देखकर दूर से ही हल्का सा मुस्कुराए
और फिर इग्नोर कर गए। टीवी पत्रकार अपने हिडन कैमरे के कुछ ढूंढ रहा था, जबकि क्राइम ब्रांच अधिकारी पुलिस लॉकअप में किसी मेहमान को ले जाने के लिए वहां आया था। हसीना अपने बेटे और बहू के साथ मंच पर हल्के रंग की साड़ी में खड़ी थी। मेहमानों से हसीना की चल रही बातचीत से भास हो गया था कि काफी लोग नागपाड़ा की पाक मोडिया स्ट्रीट से वहां आए थे। कुछ लोग दाऊद के मूल गांव मुमका के भी थे, जो रत्नागिरी जिले में है। वहां से भी काफी लोग आए थे। इसी दौरान टीवी पत्रकार को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। वह दाऊद के केसों से जुड़े हुए एक वकील की आवाज थी, जिसने उस टीवी पत्रकार को पहचान लिया था। उसे लगा कि पत्रकार चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलकर रिसेप्शन को कवर करने आया होगा। क्या सर, अकेले ही दिख रहे हो? तुम्हारा चैनल प्रोग्राम को कवर नहीं कर रहा क्या? तुम्हारा कैमरामैन कहाँ है? जैसे ही वकील के मुंह से चैनल और टीवी रिपोर्टर का नाम आया, हसीना दंग रह गई कि मीडिया वाले यहाँ कैसे। उसने टीवी रिपोर्टर को गाली देते हुए बुरी तरह डांटा। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम लोग सबका सिखाए मानोगे नहीं। पकड़ो इन कमीनों को, हड्डी पसली एक कर दो। रिपोर्टर समझ गया कि उसके बचने का एक ही रास्ता है कि वो है भागना। वो तेजी से दौड़ा, लेकिन गेट पर हसीना के एक आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। रिपोर्टर ने उसे धक्का दिया और भाग निकला। पास के ब्रिज से चढ़ता हुआ सीएससी स्टेशन की तरफ दौड़ा। हसीना के लोग उसके पीछे पीछे दौड़े। रिपोर्टर हाफता हुआ प्लेटफार्म पर पहुंचा। उसने देखा कि एक लोकल ट्रेन ने हल्की सी रफ्तार पकड़ ली है। रिपोर्टर को लगा कि अगर चलती ट्रेन में घुसने का रिस्क नहीं लिया तो पीछे आ रहे लोग मार देंगे। उसने जोखिम लिया और चलती ट्रेन में चढ़ गया। हसीना के गुंडों ने भी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। रिपोर्टर अगले स्टेशन मस्जिद बंदर पर उतर गया, जहां उसके मामा का घर है। वहां कुछ देर बाद उसके साथी कैमरामैन का फोन आया कि हसीना अपने लोगों पर भड़क रही थी कि तुम बच कैसे गए। कैमरामैन को वहां किसी ने पहचाना नहीं और वो कुछ मिनट बाद वहां से भी निकल गया। इसी टीवी रिपोर्टर ने उसके बाद हसीना और दाऊद के खिलाफ कुछ और भी खबरें की। वो मानकर चला कि हसीना सब कुछ भूल चुकी होगी, लेकिन 1-2 साल के बाद इस रिपोर्टर के पास आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे का फोन आया। हेमंत करकरे फोन पर, हेलो, हेमंत करकरे बोल रहा हूँ। हमने दाऊद के लोगों की कुछ कॉल्स इंटरसेप्ट की है। तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। तुम या तो पुलिस सिक्योरिटी ले लो या कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर चले जाओ। टीवी रिपोर्टर, लेकिन सर, कुछ दिन बाद यूपी में मेरी शादी है और फिर मुंबई में रिसेप्शन भी रखा हुआ है। इन सबको कैंसिल करना मेरे लिए मुश्किल होगा। क्या जवाब दूंगा मैं सबको? करकरे ने उसके बॉस से बात कर पत्रकार की शादी के बाद उसका कुछ दिन के लिए दिल्ली ट्रांसफर का सुझाव दिया, लेकिन टीवी रिपोर्टर ने उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। लेकिन करकरे सब कुछ समझ चुका था। उसने रिपोर्टर के इर्द गिर्द काफी समय तक के लिए शैडो सुरक्षा कर्मी लगा दिए और इस तरह पत्रकार की जान बचाई जा सकी। मुंबई को अपने खौफ के साए में पालने वाली हसीना, जो दाऊद इब्राहिम की बहन थी और लोगों के लिए आपा, 2007 में उसके खिलाफ भले केस दर्ज हुआ, मगर पुलिस कभी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। कोर्ट से जमानत पर रिहा हो गई। इस कांड के बारे में सुनने से पहले हसीना पारकर का एक और किस्सा सुनिए। यह हसीना मुंबई में रहकर दाई को पाकिस्तान भेजती थी ताकि वो स्पेशल दाई दाऊद के परिवार में बच्चे की डिलीवरी करा सके, मगर पुलिस को इस बात की कभी भनक नहीं लगी। हसीना पारकर की जिंदगी की किस्से और कहानियां यहाँ खत्म नहीं हुई। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की जिंदगी की अभी कुछ ऐसी किस्से कहानियां बाकी हैं, जिसको सुनने के लिए आपको इंतजार करना होगा पार्ट 2 का। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।